प्रेजेंटेड बाय न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मेधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, KCMT, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपिश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली। बात क्या क्या चुनौती रही, तो आज इंडिया न्यूज का जो प्रोग्राम, खास प्रोग्राम में हम लोग कई सारे पैनलिस्ट लेके आए हैं जो हमारे साथ हैं। कई सारे डॉक्टर हैं, सुरभि डॉक्टर से परिचय कराएं और इनसे कोरोना में आई हुई चुनौतियों पर आज हम लोग करेंगे बात। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ आज विशेष अतिथि के तौर पर श्री आदित्य मूर्ति जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है SRMS ट्रस्ट के, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर गर्ग जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, और साथ ही IS तोमर जी। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मृंदा जौहरी और डॉक्टर हारून इकबाल, साथ ही डॉक्टर अमित राठौर जी भी हमारे साथ इस पैनल में बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृंदा जौहरी जी से। आप माइक ले लीजिए। चूंकि कोरोना काल का 2 फेस निकले हैं, आप लोगों ने जो कोरोना में जिस तरह की माहौल था, लोग अवेयर नहीं थे, किस तरह की परेशानी रही। चूंकि रोहिलखंड जो इलाका है, ये पूरा बरेली मंडल थोड़ा अनटचेबल रहा है, तो किस तरह से क्या चीज़ों को फेस किया है, क्या क्या रहा और किस तरह आपने उन परिस्थितियों से जो काम किया है। हाँ बोलिए। शुरुआत में जितने भी पेशेंट थे वो अवेयर नहीं थे कि हमको कोरोना है, या वो लोग जांच नहीं करा पा रहे थे। तो एकदम से सर तुरंत ही जो एपिडेमिक आया इस बार, उसमें सभी पेशेंट मोस्टली ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने के साथ हम लोग को प्रेजेंट कर रहे थे, और वो लोग अवेयर भी नहीं थे कि हमें कोविड हो चुका है। उन लोग को कन्विंस करना, समझाना कि नहीं आपको कोविड ही है, और फिर उसके बाद उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट करना, उनको काउंसिल करना, ये सब बहुत हम लोग के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि सभी लोग अवेयर ही नहीं थे कि हमें कोविड हो गया। और जब तक वो अवेयर हो रहे थे तब तक काफ़ी सीवियर स्टेज में हमको मिल रहे थे, जिनको हमें तुरंत ICU में भी भर्ती करना पड़ रहा था। फिर क्राइसिस ऑफ बेड था, बेड हमारे जितने थे उस हिसाब से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो सभी हॉस्पिटल्स को उसमें वर्क करना पड़ रहा था। यहाँ पे बरेली में प्रशासन ने बहुत अच्छा ये किया था कि एक नंबर प्रोवाइड कर दिया था सबको, जिससे कि पेशेंट्स को बेड आसानी से हम लोग दे पा रहे थे, और जिनको नहीं मिल रहे थे, जहाँ भी उनको व्यवस्था की जा सकती थी वो की जा रही थी। नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा था कोरोना काल में, जो दूसरा फेज था कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा था, दूसरा एक तरफ एक ब्लैक फंगस को लेकर भी लोगों में बड़ा दुविधा रही है जी। तो चूंकि आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में आई स्पेशलिस्ट भी है, लेकिन अब पहले आपसे ही ये जानते हैं कि किस तरह से उसमें लोगों को आप अवेयर करा पाए और उनका इलाज करा पाए, और कहाँ से लोगों को क्या दिक्कतें आ रही थी वो बताएं। और ये जनता आज जानना चाह रही है, क्योंकि आज हम लोग बरेली के हर रंग पे बात कर रहे हैं, तो जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जो कोरोना को लेकर काम हुए हैं, उनको आप बताएं। सर, ऑक्सीजन की कमी को जहाँ तक कहा जाए तो प्रशासन ने अच्छे से, मतलब जो हम लोग कर सकते थे, मदद कर सकते थे, उन्होंने किया, और ऑक्सीजन पहुँचाई गई, जैसे भी पहुँचाई गई। पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए, इसके लिए प्रशासन ने सेल बनाए। CMO भी हर समय हमारे साथ जुड़े हुए थे, CMO सर, और इवन सारे जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो सब जुड़े हुए थे। कहीं भी ऑक्सीजन की कमी होती थी तुरंत हमें प्रोवाइड की जाती थी। दूसरी बात ये कि सर जो ब्लैक फंगस का जहाँ तक है सर, वो कुछ समय बाद ब्लैक फंगस के केसेस आने शुरू हो गए, और पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी सर जो ड्रग डिपार्टमेंट था वो भी हमें हेल्प कर रहा था, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही थी, और सर उस हिसाब से तो देखा जाए कि मतलब मैनेज किया गया है, मतलब अच्छे से मैनेज किया गया और मदद की गई। ठीक, मृंदा जौहरी जी आपके पास लौटेंगे। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर हारून इकबाल जी से, क्योंकि एक मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, बी पराग जी द्वारा लिखी गई हैं। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे ना कभी ये भेद हुआ। क्योंकि कोरोना काल में वाकई हमने देखा, और हर बार जब डॉक्टर्स की बात आती है उन्हें यूं ही भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि चाहे मरीज किसी भी तबके से आता हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर किसी भी जाति से आता हो,
लेकिन आप लोग उनमें अंतर नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब आप लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं, आप कैसा फील करते हैं और किस तरीके से आप जनता को ये समझाने की कोशिश करना चाहेंगे कि जिस तरीके से भेदभाव डॉक्टर्स को लेकर भी कर दिया जाता है कई बार को, वो चीजें ना हो। पहले कोविड को लेकर के जो शुरुआती दौर था और फर्स्ट वेव जब हिट हुई इंडिया में, तो सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था लोगों के अंदर। लोग बताना नहीं चाहते थे सिम्टम्स को लेकर के और प्रेजेंटेशन डिलेड होता था उससे। काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी देर लेटर स्टेजेस में प्रेजेंट करते थे जब डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि लोग छुपाते थे। कोविड हो जाना एक बहुत बुरी चीज़ मानी जा रही थी शुरुआती फेज़ में। लोगों के घरों के आगे बैरियर लग जाना, बाहर उसके घर के बाहर एक ठप्पा चिपक जाना, तो वो अपने आप में लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा था। जो सेकंड वेव में काफ़ी हद तक जब दूसरी वेव आई और लोगों ने मिल के एक दूसरे की मदद की, उस चीज़ से उभर पाए लोग और सामने आकर के टेस्टिंग भी हुई और चीज़ें बढ़ी भी और मदद भी हुई। लेकिन सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा भयानक थी कि काफ़ी जानों का नुकसान भी हुआ हम लोगों को यहाँ पर। कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो फर्स्ट वेव के दौरान देखी, वो ख़ास तौर से यहाँ नहीं कह सकते हम बरेली में, लेकिन दिल्ली से और बाकी जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे वहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल के बाहर रहते थे, उनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया था जी। और लोगों को जो है वो घरों में टिकने नहीं दिया जा रहा था। उन सबको तुरंत के तुरंत रातों रात वैकेट करने के लिए बोल दिया गया, जो काफ़ी दुखदायी था। क्योंकि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, दिनों रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जान बचाने के लिए, अगर उन्हीं को आप आधी रात को घर छोड़ने के लिए बोल दोगे तो बड़ा मुश्किल डिसीजन हो जाएगा। बिल्कुल, वाकई हरुण तो, जी, एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि कई ऐसे डॉक्टर्स रहे जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई, साथ ही साथ कई डॉक्टर्स को फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को खाली कर दे, क्योंकि उस वक्त लोगों के बीच में एक स्टिग्मा था। तो ऐसे में वो वक्त आपके लिए कितना मुश्किल था और कैसे आपने लोगों को समझाने की कोशिश की थी? काफ़ी मुश्किल दौर था, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त जब सेकेंड वेव आना शुरू हुई और फर्स्ट वेव के टाइम पे केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे और लोगों का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था उस टाइम पर लॉकडाउन की वजह से। उस वक्त भी जो है वो निकलना आना जाना बहुत कम होता था, क्योंकि हम लोगों को स्पेशली परमिशन मिली हुई थी आने जाने के लिए और सिर्फ हॉस्पिटल ही आना जाना और कहीं बाहर नहीं जाना होता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त नहीं हुई। लेकिन सेकेंड वेव के टाइम पर जो है वो ऐसा डिजीज़ है कि जो आपको तुरंत छूने से भी फैल रहा था। तो ज़्यादातर लोग सेपरेट रहते थे घरों से। मैं खुद ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने जो है वो अपनी फैमिली से अलग रहा हूँ पूरे टाइम जब तक कोविड चला, और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने यही किया, क्योंकि आसपास के लोग जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे आपसे मिलने में, बात करने में। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नज़दीक में रह रहे हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई बार हमें फेस करना पड़ती थी कि लोगों से डिस्क्रिमिनेशन मिलता था, लोगों से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब वेव अपने चरम पे पहुंची तो उस वक्त हर एक व्यक्ति इफेक्ट हो गया और फिर चीज़ों को लोगों ने समझना शुरू कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब बात करता हूँ ये अमित राठौर जी से कि अमित राठौर जी, जिस तरह से कोरोना काल के दौरान लोगों को एक सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ब्लैक फंगस का देखने का मिला, बहुत सारी दुविधाएं थी मन में, क्योंकि इंडिया न्यूज़ भी प्रॉपर हम डॉक्टर्स का एक पैनल बना के हम जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन वो जो एक डर है वो ब्लैक फंगस को लेके, दवाइयाँ उपलब्ध मार्केट में ना होना, सरकारी संस्थाएं ही उनको दे पा रही थी, तो उस दौर में किस तरह से फिर आप लोगों ने उस फेस को फेस किया पूरी तरह से? आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स जो थे जो ब्लैक फंगस के जो हम लोगों के जो संज्ञान में आए थे उस समय, तो हम लोग उनके टच में रहते, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजी की फील्ड में जो बेस्ट पर्सन्स भी इंडिया में जो भी हैं, डॉक्टर संतोष होने वगैरह, जो ऑक्यूलोप्लास्टी में नई ट्रीटमेंट मॉडलिटी जिन्होंने अपना पब्लिश की थी, तो हम लोगों ने इसकी स्टडी की हुई थी
और जो भी उनको ट्रीटमेंट मुहैया हो सकता था उसकी हम जानकारी देते थे। और उसके साथ साथ ब्लैक फंगस के केसेस जो थे वो नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे, लेकिन दहशत एक बहुत बहुत बड़ी थी। जी बिल्कुल। तो उसके लिए फिर एक जो समाचार पत्र है उन्होंने एक वेबिनार का भी उसी समय एक आयोजन उन्होंने किया कि कम से कम लोगों तक सही खबर तो पहुँचे कि क्या क्या इसके इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे वेबिनार भी किए गए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की गई कि ये एक केसेस कम है लेकिन इसका एक हैवोक और एक डर ज़्यादा है। दूसरी चीज अमित जी ये निकल के आ रही है, जिस तरह से ब्लैक फंगस आया, जी। कोरोना के दूसरे फेज में ब्लैक फंगस से लोग अवेयर हुए कि ये भी एक रोग है। जी। अब भी एक खतरा बना हुआ है पूरे देश में कोरोना का, कई देशों में उसके कुछ पेशेंट आ रहे हैं। तो क्या ऐसा रखा जाए, चूंकि ये हमारा ये बुंदेलखंड रोहिलखंड इलाका है, बरेली सेगमेंट, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या अभी से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो रख ही रहे हैं, मास्क का प्रयोग जो बोला जाता है, और अगर आई से रिलेटेड बात करें तो और ऐसा क्या वो किया जाए जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सके? देखिए, एक तो जैसे कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हुआ है, तो उसका एक हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ, हम लोग कुछ हद तक तो सुरक्षित हैं और बहुत सी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं भी ऐसी प्रिलिमिनरी करके रखी गई हैं कि हाँ, कि अगर कुछ आउटब्रेक होता है तो वो उसको मैनेज किया जा सके, और जो हर संभव हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करें, या ड्यूरिंग जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ जिनको है या जी। और ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं, तो वो अच्छे से फॉलोअप में रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना हो कि फर्स्ट जो विक्टिम होंगे, जो अर्ली स्टार्टिंग में अगर ये डिसीज़ फिर से फैलेगी तो वही लोग होंगे। तो उन लोगों को भी बहुत ही अवेयर रहना है, अपनी हेल्थ के जो संबंध में उनको भी पूरा जागरूक रहना है। तो क्या ऐसा क्या चीज़ें और ऐसी की जाएं जिससे जो हमारे मान लीजिए डायबिटिक लोग हैं, थोड़ा हार्ट पेशेंट हैं, और क्या ऐसा करें जिससे जो हमारे जो है वो पेशेंट हैं जिन लोगों को ये रोग रहते हैं तो उनको आगे प्रोडक्शन मिल सके? देखिए, एक तो ये है कि हमारी ओपीडी में जो ऑप्थेल्मोलॉजी की ओपीडी में डायबिटिक पेशेंट्स जो आते हैं, तो उनको तो हम पहले भी यही बोलते थे कि आपको अपनी डायबिटीज़ बिल्कुल ही कंट्रोल रखनी है, क्योंकि डायबिटीज़ का असर आंखों के साथ साथ पूरे शरीर पर वैसे ही होता है, शरीर आपका वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अगर यदि आप डायबिटिक हैं तो उसको प्रॉपर कंट्रोल उसका बहुत ही ज़रूरी है। उसका हाइपरटेंसिव भी अगर हैं तो उसका भी एक प्रॉपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ट्रांसप्लांटेशन आपको हो रखा है तो उसमें भी आपको खास अपना ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप्स पर भी आपको जाना है। मतलब चेकअप के साथ साथ आपको ध्यान प्रॉपर रखना है अपना। या मान लीजिए वॉक भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, कोई स्पोर्ट्स का एक्सपोजर ना हो वैसा आप, और बाहर जाएं तो मास्क तो यूज़ करें। जी बिल्कुल, मतलब मास्क तो जरूर ही पहन के निकले ऐसे पेशेंट जो जिनको लेकर। बिल्कुल। अमित जी, हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पर फिलहाल मंच पर हमारे साथ मौजूद है श्री आदित्य मूर्ति जी। आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि चाहे वो मासूम बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, उन पर भी ये कहा गया था कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन करना ही है, मास्क लगाना ही है, लेकिन कई सारे ऐसे तस्वीरें भी हमने देखी थी जिस दौरान चाहे डॉक्टर्स की बात करें या आम जनता की बात करें, उस दौरान कई लोगों ने अपने परिवारों को खोया था। वो दर्द हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन उस दर्द से उभर करके और आगे भी पेशेंट्स की ओर उतना ही ध्यान देना, उसी तरीके से डट करके काम करना, जो मजबूती के साथ आप लोग डट करके खड़े रहे, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आप लोग जाने गए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ चैनल का कि आज आप बरेली में अधिवेशन कर रहे हैं और इतने अलग अलग विषयों पर जो आज सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई। कोरोना काल जो रहा या अभी भी चल रहा है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे उसके संचालन में लगे हैं या जो एक्टिवली नर्सेज, पैरामेडिकल्स, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम सब लोग को देना चाहिए, नमन करना चाहिए कि उनकी जो जिंदा दिली से, उनकी एक ब्रेव हार्ट की वजह से, उनकी एक इरादों की वजह से जो जिसका वो लोग शिक्षा लेते हैं, उसको उस पर्टिकुलर समय पर जिस तरीके से उन्होंने उसको डिफीट किया है और अभी भी लगातार कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत नमन। जो आपका सवाल है, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है और मुझे लगता है आज भारतवर्ष में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमारी प्रिपेयर्डनेस
बहुत अच्छी है। बहुत सारे ऐसे उपकरण जिन अस्पतालों में एक सपना हुआ करते थे, आज की तारीख में उपलब्ध हैं, वो कोरोना की वजह से हैं। वेंटिलेटर्स एक आम आदमी जान चुका है, बेड्स, ऑक्सीजन, ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मास्क ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सीटी स्कैन जो आज हर व्यक्ति को मालूम है कब कराना है, क्या नहीं कराना है। तो इस कोरोना काल ने एक पॉजिटिव चेंज भी लाया है। एक आई थिंक यूनाइटेड एफर्ट जो पूरा कंट्री ने हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने में, उसको सेफगार्ड करने में लगाया है, विथ द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जो वहाँ के प्रशासक हैं, शासन है, उन सब ने जो एकजुट होकर इसको डिफीट किया है, उसके लिए एक बहुत मेरे ख्याल से एक कठिन समय में जो हम लोगों ने एक परिवर्तन देखा और उससे जो गुजर रहे हैं, एक अपने में एक एक्सपीरियंस है जो हम लोग शेयर करते हैं। यानी आदित्य जी, आप ये मानते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना किसे कहते हैं? आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा हमारे पीएम ने दिया था, और उसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ कोरोना काल में नहीं बल्कि इसके आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि हमने मेडिकल के क्षेत्र में ये देखा, जब पीपीई किट भारत में नहीं बनता था, उसे इंपोर्ट कराया जाता था। तो ऐसे में जिस तरीके से तरक्की मेडिकल के क्षेत्र में की गई है, आपको लगता है कि आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत कमियां भी मेडिकल के क्षेत्र में रह गई हैं, उन्हें भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा? सर्टेनली। मेरे ख्याल भारत ही नहीं, भारत के आप बरेली जैसे क्षेत्र में अगर आप बात करें तो बरेली अपने में एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है। आसपास के करीबन 5 जिलों में एक सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है। यहाँ के जो डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो है वो अपने में बहुत हाई है, और पिछले 2 दशकों में जो यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल ट्रीटमेंट में जो रेवोल्यूशन आया है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन में जो आज की तारीख में ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं वो बरेली में हो रहे हैं। तो निश्चय ही जब बरेली में ये सब कुछ उपलब्ध है तो हमारे देश में तो निश्चय ही रूप से, और बरेली के हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल साइंस है, उसका वैसे भी बोलबाला है, पूरे विश्व में बोलबाला है। यहाँ के चिकित्सकों का बोलबाला है, जो यहाँ की रिसर्च बाहर जाके वो लोग करते हैं उसका बोलबाला है, और जो अडैप्शन है, जो क्लिनिकल एक एक्यूमा है यहाँ के डॉक्टर्स का, वो अपने में एक अलग है, हुनर जो उनमें है वो अलग है। और जो छोटी मोटी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कमियां हैं, मेरे ख्याल से लगातार उस पर हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज भी आपने पढ़ा होगा, समाचार में आया है कि आईआईटी में फिर से एक वेंटिलेटर ऐसा बनाया है जो वाईफाई के माध्यम से चलेगा और आपकी सांसों का ऊपर नीचे जो कम ज़्यादा अपने आप भापेगा और अपने आप आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा जो क्रिटिकल केयर यूनिट में होंगे। तो ऐसे बहुत से आविष्कार हो रहे हैं, और आने वाले समय में सर्टेनली उज्जवल जो हम लोग का स्वस्थ भारत का सपना है वो निश्चय ही पूर्ण होगा। बिल्कुल, निश्चय ही पूर्ण होगा। मैं अब अंकुर गर्ग जी से चाहूँगा कि अंकुर गर्ग भी हमें कुछ उन चीज़ों से रूबरू कराएं, क्योंकि कोरोना काल पहला फेस, कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फेस ऑक्सीजन की कमी का पूरे देश ने झेला। अब सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने लगे। एक डर पैदा रह रहा है आम जनमानस को कि कोरोना अगर थर्ड फेस आता है तो क्या ऐसा है कि हम लोग कितने प्रिपेयर हैं, आपका बरेली मंडल कितना प्रिपेयर है? क्योंकि यूपी की बात की जाए तो गोरखपुर, सैफई पीजीआई इटावा, या फिर आपका बरेली के साथ साथ फिर आगे हम लोग सीधे गाजियाबाद, नोएडा, उधर हापुड़ में चले जाते हैं। तो यहाँ के लिए कितनी तैयारियां हैं, कितना ये आसपास के जिलों को लेकर, चूंकि आज आप सब डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, तो किस तरह से अतुल जी आप देखते हैं और क्या तैयारियां आगे होनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ का कि इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चुनौतियों के बारे में बात की जा रही है। जहाँ तक डर का सवाल है कि पब्लिक के अंदर डर है कि तीसरा वेव आएगा और उसमें क्या तैयारी है गवर्नमेंट की, क्या तैयारी है डॉक्टर्स की, क्या तैयारी है हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो उसके हिसाब से लोगों के अंदर दूसरी वेव के बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देखने को मिल रही है कि आगे क्या करना है, किस तरह से हमें बचाया जाएगा। दूसरा वेव जो था वो बहुत ख़तरनाक था, बहुत लोगों की जान गई, तब भी मैनेज किया गया, लेकिन तीसरे वेव आएगा तो क्या किया जाएगा। तो तैयारियां तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने बताई हैं कि तैयारियां हैं, और प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से बेटर पिछली बार फर्स्ट वेव से सेकंड बेड में था, और सेकंड से बेटर हम शायद थर्ड में कर पाएंगे। तो बेड्स भी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स भी बढ़ाए गए हैं। जहाँ तक ये आदित्य मूर्ति जी ने बात करी कि पहले जहाँ हम बरेली में मेडिकल हब की तरह जाना जाते थे, अब हम उस हब को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, और बहुत आगे तक हम जा भी रहे हैं। लेकिन मेरा जनमानस से बस यही रिक्वेस्ट है कि अब जो होने वाला है उसके लिए हम चिंतित ना हों।
चिंतित के साथ साथ मैं जैसे कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन को लेकर भी अभी एक डर पैदा हुआ हाँ, है। अभी भी लोग पूरे वैक्सीन नहीं लग पाई है जी। तो किस तरह का, चूंकि एक डॉक्टर हैं आप, आपको मालूम है कि डर और उसका उपचार कैसे होना है, तो वैक्सीन को लेकर किस तरह का मैसेज रहेगा? वैक्सीन का मैसेज यही है कि वैक्सीन तो लगाना ही है, सबको लगाना है। डर जो होता है वो डिप्रेशन कर सकता है, वो एंग्जाइटी पैदा कर सकता है, लेकिन उससे डरे नहीं, उसको आगे बढ़ के लगाएं वैक्सीन। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इंडिया में हुई है उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले डॉक्टर्स को इसीलिए लगाया कि कम से कम हम लोग पहले प्रिवेंट भी हों और हम लोग पब्लिक को ये बता सके देखो हमने लगाया तो आप भी लगवाइए, हम सेफ हैं तो आप भी सेफ रहें। और आप सेफ रहेंगे तो दूसरा आपके पड़ोस भी सेफ रहेगा और आपके सब पूरा मोहल्ला और पूरा शहर भी सेफ रहेगा। और इस वैक्सीनेशन का ही असर हमें देखने को शायद मिल रहा है कि हमारे यहाँ पर उतनी तेज़ी से अभी चीज़ें उतनी तेज़ी से थर्ड फेज़ की तरफ नहीं जा रही हैं जितने दूसरे देशों में जा रही हैं। बिल्कुल। अंकुर जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आईएएस तोमर जी भी हैं जो कि पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। आईएएस तोमर जी से ही अब मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके का वाकया उस दौरान रहा था कोरोना काल में, और वैक्सीन को लेकर के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डर रहा था, कई संदेश देने की कोशिश लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि आप वैक्सीन लीजिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो लोग वैक्सीन तो लेने जा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिक्र हो रहा है बूस्टर डोज का। तो ये बूस्टर डोज क्या है और क्या आपको लगता है वाकई लोगों को आज के वक्त में बूस्टर डोज की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना ने समाज को, डॉक्टर्स को और भारत की सारी सरकारों को एक शिक्षा दे दी है कि क्राइसिस मैनेजमेंट, जो सेकंड फेज आया, फर्स्ट फेज में 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, तब हमें लॉकडाउन वर्ड का पता चला। इससे पहले लॉकडाउन नहीं होते थे। इस लॉकडाउन में हमने अपने आप को प्रिपेयर किया। जैसा आपने कहा पीपी किट नहीं बनती थी, नहीं बनती थी, और उसके बाद पीपी किट यहाँ बननी शुरू हुई और आज पीपी किट हम बाहर भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सक्षम नहीं थे, पीपी किट की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो उस टाइम पे हमने अपने आप को प्रिपेयर किया एंड वी कुड गेट ए सक्सेस फॉर द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज जो आई वो बिल्कुल ऐसे आई जैसे आप रात को सो जाएं और बाढ़ आ जाए, और जब आप सुबह उठें और नीचे पैर उतारे चप्पल पहनने के लिए तो घुटनों तक पानी में हो। हम बिल्कुल इसी तरह से थे सेकंड फेज में। हम जितनी हमारी प्रिपरेशन थी, ये फेज बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और आप सबको मालूम है कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कैसे हुई, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज रही। मैनेज हुआ बट शॉर्टेज वॉज देयर। बट द गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, सारी इंडस्ट्री को बंद किया और ख़ासतौर से स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ऑक्सीजन कटिंग के काम आती है, वेल्डिंग में काम आती है। स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। ये सारी चीज़ बंद करी, इस इंडस्ट्री बंद करी और ये डाइवर्ट किया गया ऑक्सीजन को। और जब बोकारो स्टील प्लांट से जब हमें ऑक्सीजन मिली, यानी यूपी को, लखनऊ सबसे पहले स्टॉपेज था, बनारस, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, और 12 घंटे में ट्रेन ग्रीन कॉरिडोर बना करके लाए। देन वी कुड गेट सम रिलीफ आउट ऑफ इट। लेकिन एक छोटे से जीवाणु ने, जिसको आप देख नहीं सकते, उसने हमें, इंसान को, यदि मैं ये कहूँ कि हमारी औकात दिखा दी तो गलत नहीं होगा। और प्रकृति के खिलाफ जाना, शायद भविष्य में भी इस तरह की चीज़ें होगी यदि हम प्रकृति के खिलाफ चलते रहेंगे। बाकी बात रही कि वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन इमरजेंसी वैक्सीन है। दिस हैज़ बीन डेवलप इन इमरजेंसी। पूरे ट्रायल इसके नहीं हुए जितने ट्रायल होने चाहिए। एक वैक्सीन को यूजुअली डेवलप करने में 5 से 10 साल लगते हैं, बट दिस इज एन इमरजेंसी वैक्सीन। और हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है। स्वीडन में लोगों ने वैक्सीन लगाने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम गनी पिग नहीं है, ये इमरजेंसी वैक्सीन है, इसके ट्रायल पूरे हुए नहीं, आप हम पर ट्रायल कर रहे हैं। यूएस में लोगों ने मना कर दिया। यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी का है आप उसे कम करना चाहते हैं। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की चीज़ें हैं।
लेकिन यहाँ पर यह है कि 70% सक्सेस रेट हमारी वैक्सीन का रहा है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं हुआ, कोरोना हुआ, बट द सीवियरिटी वाज लेस। आई गॉट दी बोथ द डोजेज एंड आई गॉट दी कोरोना। एंड कोरोना मुझे जो हुआ वो एक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे जिनको बहुत सीवियर कोरोना हुआ और मैं उनके कांटेक्ट में कम से कम 1-1.5 घंटा रह गया। बट आई हैड ए वेरी माइल्ड अटैक विच पास्ड ऑन within 3-4 days and I was not that much worried about that. तो वैक्सीन का से फायदे हैं। अभी बूस्टर डोज पर कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन एक बात यह होता बूस्टर डोज ली जाए। अभी ये हो रहा है कि बूस्टर डोज शायद आवश्यकता नहीं, लेकिन ये हमारे तोमर जी, कई ऐसे राज्य हैं जो कि बूस्टर डोज की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि अब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अब एक पत्र भी जारी कर दिया गया है और राज्यों की तरफ से मांग की जा रही है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले समय में। नहीं, देखिए बूस्टर डोज जो है सरकार या हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। They have to take the decision. No government is competent enough to take the decision whether the booster dose should be there or not. तो बूस्टर डोज जो है जब तक हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जब तक वो नहीं डिसाइड करेंगे तब तक बूस्टर डोज का जो है बीच में आया था कि बूस्टर डोज होनी चाहिए। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है जिसमें ये आया कि बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। सो स्टिल वी आर इन ए फेज ऑफ दिस थिंग कि अभी हम वी आर नॉट वेरी श्योर वेदर वी शुड हैव ए बूस्टर डोज और नॉट। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। हम जैसे ही उसके बाद डिसीजन आता है उस डिसीजन को पालन करना हम लोग का कर्तव्य होगा। थैंक यू। अच्छा, दूसरा मैं एक और सवाल, लास्ट सवाल ले लेता हूं अदिति मूर्ति जी से। मैं चाहूंगा कि कम से कम आज बरेली की जनता ये जानना चाहती है कि कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि पैनल पूरा डॉक्टर्स का है, तो क्या अभी से हम ऐसा तय कर लें कि हम लोग बचाव भी हो सके और जो जिंदगी ढर्रा जो लाइन पे आया है, आम जनमानस जो काम रुके थे वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, तो काम भी होता रहे और कोरोना से बचाव भी हो सके। बूस्टर डोज नहीं लगने की या विरोधाभास सामने आ रहा है, तो क्या ऐसा किया जाए जो जनता उन चीज़ों को लेकर अगर वो कुछ करती है तो उसको प्रोडक्शन मिलता है? सबसे पहले तो जो आपने बोला वैक्सीनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 100% वैक्सीनेशन हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में सबको हो, क्योंकि यही एक आज की तारीख में मेरे ख्याल से मेडिसिन जिसे बोला जाए, यही एक मेडिसिन है हम सबके लिए कोरोना के अगेंस्ट, क्योंकि यही एक रिसर्च प्रोडक्ट है। और बच्चों का वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जी। तो वो जो एक भय बच्चों के लिए प्रति भी है वो भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी, वो भी शुरू हो जाएगा। साथ में जो भारत सरकार द्वारा जो नियम हम लोग आते हैं, एक हमारे में मानसिकता है हम सब की कि जैसे ही थोड़ा सा ईजी होता है तो हम सब बहुत ईजी हो जाते हैं, और फिर जैसे एक तूफान आता है फिर हम लोग घबरा के अंदर बैठ जाते हैं। इजी नहीं होना है, इजी बिल्कुल नहीं होना है। आप अपने को संयम में रखें। अभी खतरा का साइन हटा नहीं है, खतरा आपके दरवाजे पे है, टला नहीं है। अभी खतरा का साइन वहीं का वहीं है। कृपया मास्क जरूर पहने, सोशल गैदरिंग्स जितनी कम कर पाएं छोटी करें, और वैक्सीनेशन इज द की कि हम कोरोना को तभी हरा पाएंगे जब हमारा पूरा समाज वैक्सीनेटेड होगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वाकई बिल्कुल जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और उसके बाद ये नारा बदल करके हुआ दवाई भी लेकिन ढिलाई अब भी नहीं। एक बोनस सवाल में सिर्फ छोटा सा सवाल, एक मिनट जी, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ढिलाई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है और हम उसका तुरंत फ़ायदा उठाते हैं। हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मास्क ना होने का 5,000 रुपया फाइन आज है। You will not find a single person in Delhi who is without mask. You will not find a single person in UP who is with mask. एक आप लगाए, एक मैं जेब में लेके आया हूँ, मैंने जेब में रख लिया, तो अभी भी आपके पास भी है। तो ये सबसे बुरी बात ये है कि हम उत्तर प्रदेश में, मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट डू दैट, अदरवाइज हम फिर क्राइसिस में जाएंगे। आजकल शादियों का सीजन चल गया है एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। तो ठीक, ये एक अपील थी आप सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि अगर आज भी आपके पास मास्क है, आप नहीं अगर लगा रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी इसे अवॉइड ना करें, क्योंकि ये आपके ही जान पर जोखिम बन सकता है आने वाले समय में। तो चलिए इसी के साथ इस सत्र का समापन करेंगे और एक और चंद पंक्तियां बी पराग के एक ट्रिब्यूट से जुड़ी हुई है।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तब हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। ये डॉक्टर्स के लिए लिखी गई बेहतरीन लाइन और वाकई ये दर्शाता है कि आज भी धरती पर डॉक्टर्स ही भगवान का रूप है। इसी के साथ इस सत्र का समापन। ओवर टू यू अतुल जी। बहुत शुक्रिया सुरभि और अमित। और जैसे आप लोगों ने चर्चा की कोरोना के प्रेजेंटेड बाय न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मिधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, केसीएमटी, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपेश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया। गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली।